मैं हिंदुस्तान का एक आम नागरिक होने के नाते इस देश के प्रचंड लोकप्रिय प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं कि आपके पूरे देश में न सही, आप सिर्फ अपनी लोकसभा में जहां से आप चुनाव लड़ते हैं, सिर्फ आप वहां बैलेट से चुनाव करा करके दिखाइए, बैलेट से चुनाव करवाइए अपनी लोकसभा में। दूध का दूध और पानी का पानी इस देश की जनता के सामने होगा। हम इंसानों से लड़ सकते हैं, हम सिस्टम से लड़ सकते हैं, लेकिन हम मशीन से कैसे लड़े, और खासकर उस मशीन से कैसे लड़े जिस मशीन के ऊपर बाहुबलियों का शिकंजा हो, पूरे के पूरे सिस्टम का शिकंजा हो। देखिए, ईवीएम एक मशीन है और मशीन कोई भी हो, मशीन को इंसान ही बनाता है, और जिसको इंसान बनाता हो उसे हैक करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। 18 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता का खून चूसने का काम किया। विचारधारा की लड़ाई है ये, लड़ाई अमीरी और गरीबी के बीच है। सेमीफाइनल हम हारे हैं, फाइनल के रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में होंगे। इस देश के प्रधानमंत्री ने बीते 8 सालों में सिर्फ कहना, बोलना, ट्वीट करने के अलावा आज तक कुछ कहा है? नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गोपाल तिवारी जी। जिस तरीके से ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईवीएम पे जो हैक कर लिया गया है उसकी वजह से ही भाजपा सरकार बनी है 3 राज्यों में, और उसके बाद कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इन पे इसके क्या मायने हैं, इन्हीं से हम पूछते हैं। क्या लग रहा है सर कि ईवीएम को हैक करा जा सकता है? देखिए, ईवीएम एक मशीन है और मशीन कोई भी हो, मशीन को इंसान ही बनाता है, और जिसको इंसान बनाता हो उसे हैक करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। रही बात ईवीएम हैक हो जाने की और नहीं हैक हो जाने की, तो हम लगातार आज से नहीं, बहुत पहले से इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख करके हम स्पष्टीकरण मांगते रहे हैं, लेकिन आज तक न इलेक्शन कमीशन से कोई स्पष्टीकरण मिला है और ना ही तो कोई ऐसा जवाब जो हमारे अंदर उठ रहे सवालों को, जनता के मन में उठ रहे सवालों को शांत कर सकते थे। मध्य प्रदेश के चुनाव के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का जो हाल था, मध्य प्रदेश में जो रुझान थे, मध्य प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में जैसी चर्चाएं थीं, ये पूरा देश जानता था। कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरीके से मैंडेट था, और ये बीजेपी के लोग भी कहते थे, बीजेपी के समर्थक भी कहते थे कि मैं कितने भी वोट बीजेपी को दे लूँ, कितना ही हो हल्ला कर लूँ, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। क्योंकि 18 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता का खून चूसने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, हर पराकाष्ठा को पार कर गए। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए भाजपा के खिलाफ वोट देने के लिए सब तैयार थे, और मैं तो आज भी ये कह रहा हूं कि लोगों ने खिलाफ वोट दिया। अगर आप चारों स्टेट का प्रतिशत देखेंगे, वोट का, मत का प्रतिशत देखेंगे, तो हमने बीजेपी से 10 लाख ज़्यादा वोट पाए हैं। लोकतंत्र में जब कोई चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने का सबसे पहला नियम, कायदा, कानून होता है कि हमें जनता का विश्वास जीतना है, हमें मतदाताओं का विश्वास जीतना है, यही होता है। और चारों स्टेट में जब आप ओवरऑल उठा करके देखेंगे तो हमने बीजेपी से ज़्यादा वोट पाए हैं, 10 लाख ज़्यादा वोट पाए हैं। इसका मतलब कि कांग्रेस का विश्वास, कांग्रेस के ऊपर जनता का विश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा होता तो हमें 10 लाख वोट बीजेपी से ज़्यादा नहीं मिले होते। लेकिन मैं आपको प्रधानमंत्री का एक बयान याद दिलाता हूं। जब इनकी शुरुआत हुई थी, सरकार में ये आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, जोशीले अंदाज में इन्होंने कहा था कि मैं भारत को कांग्रेस मुक्त बनाऊंगा। यदि कांग्रेस मुक्त का नारा देने वाले प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हो गए होते, उनका इतना प्रभाव जनता के ऊपर होता, तो यही चारों स्टेट के इलेक्शन में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीजेपी से बढ़ा नहीं होता, वोट ज़्यादा नहीं मिले होते। तो ये साफ दर्शाता है। रही बात, हमने 230 जो बैलेट से मत पड़े हैं, हमने उनको सार्वजनिक किया है, दिग्विजय जी ने सार्वजनिक उनको किया है, और उसमें 199 सीटों पर हमने बढ़त भी नहीं पाई, बल्कि हम जीते हैं। और जब मत पेटियाँ खुलती हैं तब वहाँ अलग तरीके का रिजल्ट निकलता है। आप कोई भी चुनाव उठा करके देख लीजिए, बैलेट और मत पेटियों के चुनाव का ट्रेंड बहुत ज़्यादा अंतर
उसमें नहीं होता है, लगभग लगभग आसपास होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंतर। और कई सारी सीटों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ। ग्वालियर दक्षिण की सीट पर दसियों हजार की संख्या में लोग रात को 8 बजे तक खड़े रखे गए, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। वहाँ के प्रत्याशी ने, वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी बना करके भेजे गए थे, उनके साथ खूब बहस की, खूब मशक्कत हुई, बावजूद उसके वोट नहीं डालने दिए गए। कई सारी जगह महिलाओं को वोट डालने से पहले उनसे पूछा जाता था कि तुम वोट किस पे दोगे, बटन किस पे दबाओगे, पहले बताओ फिर बटन दबाओ। ऐसा कई सारी जगह हुआ है। और इसलिए मैं एक बात कहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि जब तंत्र पर शिकंजा कसा हो, जब तंत्र पर बंदूक का पहरा हो, जब तंत्र की रक्षा करने के लिए बाहुबलियों को खड़ा कर दिया जाए, गुंडों को खड़ा कर दिया जाए, मवालियों को खड़ा कर दिया जाए, तब लोक को हारना पड़ता है। हम इंसानों से लड़ सकते हैं, हम सिस्टम से लड़ सकते हैं, लेकिन हम मशीन से कैसे लड़ें? और खासकर उस मशीन से कैसे लड़ें जिस मशीन के ऊपर बाहुबलियों का शिकंजा हो, पूरे के पूरे सिस्टम का शिकंजा हो। रही बात, जब हमने इलेक्शन कमीशन से, निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे, तो निर्वाचन आयोग तो निष्पक्ष होता है, लेकिन निष्पक्ष निर्वाचन आयोग ही जब पक्षपात के घेरे में खड़ा हो, संदेह के घेरे में खड़ा हो, सवालिया निशान उस पर खड़े हो रहे हो, तब आप कहाँ जाएंगे न्याय मांगने के लिए? लोकतंत्र को बचाने के लिए कौन से हथकंडे अपनाएंगे आप? तो इसलिए मैं कहता हूँ ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई न सिर्फ जीत और हार की है, बल्कि ये लड़ाई वैचारिक है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई अमीरी और गरीबी के बीच है। एक तरफ अमीर अमीर हो रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब गरीब हो रहे हैं, और उनके बीच को अंतर कम हो, गरीब को भी बराबर का अधिकार मिले, दलित को भी बराबर का अधिकार मिले, आदिवासियों को भी बराबर का अधिकार मिले, महिलाएं सशक्त हों, सिर्फ नारों में सशक्त नहीं हो, धरातल पर सशक्त हों, युवाओं को रोजगार मिले, सिर्फ कागजों पर नहीं, धरातल पर रोजगार मिले, ताकि भारत का कल, भारत का भविष्य उज्जवल हो। तो ऐसी कल्पनाओं के साथ ही कांग्रेस आगे चल रही है। रही बात हार और जीत की, यही राज्य हमने 18 में जीते थे। आपको 2003 में हम सेमीफाइनल हारे, फाइनल जीते और हमारा प्रधानमंत्री बना। उसके बाद 18 में हम सेमीफाइनल जीते, फिर हारे। इस बार फिर से हम सेमीफाइनल हारे हैं, फाइनल अभी बाकी है। और ये स्थिति 20 कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो हारने की वजह है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था शायद कांग्रेस पार्टी के लोगों को, ये भी एक वजह बताई जा रही है। चुनाव हारने के बाद और चुनाव जीतने के बाद अनेक विमर्श निकलते हैं, अलग अलग पहलुओं पर लोग उस पर आत्ममंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, कई तरीके के जो है विश्लेषक बैठ करके तमाम तरीके की चीज़ें बताते हैं। लेकिन चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ, तो मैं अपनी स्थितियाँ जानता हूँ, मैंने क्या किया, किस वक्त तक किया, उसका कितना रिजल्ट मिला और जो नहीं मिला। हाँ, ये जरूर है, ये मैं स्वीकार करता हूँ, आपके इस कैमरे पर हमारी कमियां रही होंगी। हम अपनी योजनाओं को जनता के आखिरी छोर तक, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही नहीं पहुंचा पाए। तो मध्य प्रदेश के, खासकर मध्य प्रदेश के जो रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्ट कई सारे सवाल खड़े करते हैं, और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। लेकिन 2024 का चुनाव है, बहुत समय हमारे पास नहीं बचा है। हम सब अपनी कमियों पर मंथन कर चुके हैं, विश्लेषण कर चुके हैं, और उन सभी कमियों को दूर करते हुए हम फिर सकारात्मक ऊर्जा के साथ जमीन पर, धरातल पर उतर चुके हैं। क्योंकि हमें जनता ने संकेत दिया है और संदेश भी दिया है। संकेत ये कि हमने तुम्हें 10 लाख ज़्यादा वोट दिए हैं बीजेपी से, और संदेश ये कि तुम्हें हार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव होता है, वहाँ एक प्रत्याशी एक विधानसभा में लड़ता है, और कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत होता है। लेकिन लोकसभा का चुनाव जो होता है, वो कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलाकर के होता है, कई सारी विधानसभाओं का मिश्रित वोट एक जगह पड़ता है। और मिश्रित वोट जब आप देखेंगे तो लगभग हर लोकसभा में बीजेपी से ज़्यादा वोट हमने पाया है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सेमीफाइनल हम हारे हैं, फाइनल के रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में होंगे। लेकिन अगर जैसे ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव भी ईवीएम से ही होगा, तो फिर तो ऐसा माना जा सकता है ना कि भाजपा सरकार ही आएगी।
देखिए, हम कोशिश जरूर कर रहे हैं, हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से भी हमने गुहार लगाई है कि आप बैलेट से चुनाव करवाइए 2024 का। अगर वो करवाते हैं तो ठीक, नहीं चुनाव तो हम लड़ेंगे, जनता की आवाज़ को तो हम उठाएंगे। किसी के जीत जाने से वो सारे मुद्दे मर नहीं जाते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, महिला पहलवानों का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, महिलाओं के साथ शोषण का मुद्दा, दलितों पर शोषण का मुद्दा, ये सभी मुद्दे जीवित हैं। जाति जनगणना का मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जीवित हैं और इन मुद्दों को हम उठाते रहेंगे किसी भी कीमत पर। रही बात प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की, एक आजकल टीवी एक नैरेटिव चला रही है कि प्रधानमंत्री की गारंटी, बहुत जोर शोर से इस पे हवा बनाई जा रही है और चारों तरफ इसको सर्कुलेट किया जा रहा है। मैं इस देश के प्रचंड लोकप्रिय प्रधानमंत्री को एक चैलेंज करना चाहता हूं। अगर आपकी लोकप्रियता से ही सब कुछ हो रहा है, आपकी लोकप्रियता चुनाव को हराने और जिताने में पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभा रही है, तो मैं हिंदुस्तान का एक आम नागरिक होने के नाते इस देश के प्रचंड लोकप्रिय प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं कि आपके पूरे देश में न सही, आप सिर्फ अपनी लोकसभा में जहां से आप चुनाव लड़ते हैं, सिर्फ आप वहां बैलेट से चुनाव करा करके दिखाइए। अगर आप वहां चुनाव जीत जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी विपक्ष की सभी पार्टियां आपसे सीखेंगी कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, आपसे सीखेंगे कि लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाती है। आप बैलेट से चुनाव करवाइए अपनी लोकसभा में, दूध का दूध और पानी का पानी इस देश की जनता के सामने होगा। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी, आपने जैसे जातीय जनगणना की बात करी है, जहां आप लोग जातीय जनगणना करा रहे हो, वहीं भाजपा सरकार मतलब मोदी जी का एक ट्वीट आया था कि उन्होंने कह दिया है कि हम सबसे बड़ी जाति बस 4 जातियां मानते हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। इस देश के प्रधानमंत्री ने बीते 8 सालों में सिर्फ कहना, बोलना, ट्वीट करने के अलावा आज तक कुछ कहा है? उन्होंने कहा कि हम किसान की जाति को मानते हैं। दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर 380 दिन किसान बैठ करके चला गया, 750 लोग शहीद हो गए। आज तक कहीं एक छोटा सा ट्वीट भी अगर उन्होंने किया हो कि हमारे देश के अन्नदाता जो इस देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, वो यही दिल्ली की सड़कों पर गुजर गए, एक ट्वीट किया हो तो बता दीजिए आप। वो बताते थे कि हमारे लिए महिला ही जाति है। इन्हीं जंतर मंतर की सड़कों पर इस देश का स्वाभिमान, इस देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां 37 दिनों तक बैठ करके चली गई। इन्हीं के साथी, इन्हीं के मंत्री ब्रजभूषण जैसे बाहुबली ने उनके साथ दुराचार किया। दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ब्रजभूषण के ऊपर केस चलाया जा सकता है, उसे जेल भेजा जा सकता है। आपने भेजा नहीं, आपने तो बगल उसे कुर्सी पर बैठाया। हमारे ही देश का हिस्सा है मणिपुर, वहां हमारी बहन बेटियों को नग्न करके घुमाया गया, उनके स्तनों, उनकी योनियों के साथ खेला गया। इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सका। कौन सी जाति की बात करते हैं? और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, यह लड़ाई विचारधारा की है। जीत हार यह तय नहीं कर सकती है। लोकतंत्र में किसी खेमे में जीत होती है तो किसी खेमे में हार होती है। जनता किसी को जनादेश जीत की खुशी मनाने के लिए देती है और किसी से जनादेश वापस ले लेती है, उसको कहती है कि आप आत्ममंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। और एक बात और बताऊंगा आपको, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, मुट्ठी भर लोग इस देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अपनी छातियां छलनी करा रहे थे, फांसी पर झूल रहे थे, गोलियां खा रहे थे और तमाम लोग उनके खिलाफ खड़े थे। एक बहुसंख्यक तबका उनके खिलाफ खड़ा था, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे थे और उन्होंने देश को आजाद कराया। आज भी वही स्थिति है। आज हम जिस स्थिति में लड़ रहे हैं वो देश को आजाद कराने की स्थिति है। तमाम लोग हमारे खिलाफ खड़े हैं। कोई बताएगा कि साहब तुम तो चुनाव हार गए, कोई बताएगा कि साहब तुम्हारा तो सुपड़ा साफ हो गया। इन सभी स्थितियों को दरकिनार करते हुए हम इस देश में, देश की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए आखिरी श्वास तक लड़ते रहेंगे। कांग्रेस इसके लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके सबके नेतृत्व में हम आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। चाहे फिर हमें इस लड़ाई को लड़ते लड़ते जान की बाजी लगानी पड़े, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम कुर्बानी देंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम अंतिम मोड़ तक, आखिरी अंजाम तक लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इनको सुना, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से उन्होंने सभी चीज़ों के जवाब हमें स्पष्ट रूप से दिए हैं, आपका क्या मानना है हमें ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।